वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डी ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग ट्रांजिशन मेटल का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। और उसमें से दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और साथ ही साथ ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने आपको रीजन बताया था कि NH सेल और N-1H सेल दोनों सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जो सेकंड प्रॉपर्टी था कलर्ड कंपाउंड का, तो कलर्ड कंपाउंड का मैंने रीजन बताया था कि D से D में ट्रांजिशन होता है लोअर एनर्जी वाले D लेवल से हायर एनर्जी वाले D लेवल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, और इसी डी ट्रांजिशन के कारण से ट्रांजिशन मेटल या फिर उसके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। इन केस ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एंड पोटासियम डाइक्रोमेट, दैट इज KMnO4 एंड K2Cr2O7, इन दोनों कंपाउंड में चार्ज ट्रांसफर होता है लीगेंड से सेंट्रल मेटल तक, और इस कारण से ये कंपाउंड जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस टॉपिक के बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट फिलहाल अभी जब टॉपिक आ गया है तो उसके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं हम लोग कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। तो वैसे सॉल्ट जिसको वाटर में 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं और इसीलिए 100% डिसॉल्व नहीं होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट, वैसे सॉल्ट्स जो वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं और इसलिए वो 100% डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इस तरह के सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। दिस इज कुछ एग्जांपल्स के फॉर्म में मैंने यहां पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है। मतलब ये सब ऐसे सॉल्ट हैं जो वाटर में 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, इसीलिए 100% डिसॉल्व नहीं होंगे, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। आइए इनमें से मैं एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एग्जांपल के रूप में मैं यहां पर ले लिया हूं। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इनमें से एक पार्टिकल जो होता है वो मेटल है, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, और एक कंपोनेंट जो दूसरा कंपोनेंट है वो है लीगेंड। तो सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड जब आपस में कंबाइन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, या एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होने वाले सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सेंट्रल मेटल एटम जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज हैं, लीगेंड वहीं पर इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट स्पीशीज है। मतलब ये सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज है, लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज होने के कारण से सेंट्रल मेटल एटम नेचर वाइज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और लीगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण से नेचर वाइज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो सेंट्रल मेटल एटम जो चार्ज कैरी करते हैं वो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और लीगेंड जो है जो चार्ज कैरी करता है वो है नेगेटिव चार्ज कैरियर। स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम और एक लीगेंड। एक इलेक्ट्रॉन पुअर डिफिशिएंट स्पीशीज है, एक इलेक्ट्रॉन रिच इफिशिएंट स्पीशीज है। एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, एक इलेक्ट्रॉन का डोनर है, एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, एक नेगेटिव चार्ज कैरियर है, एक लेविस एसिड है और एक लेविस बेस है। तो ये जब दो अपोजिट नेचर के कंपोनेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब स्टूडेंट सेंट्रल मेटल एटम और लीगेंड को पहचानने के बाद आप वापस से इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर आइए। इसमें सेंट्रल मेटल एटम, पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सेंट्रल मेटल एटम आपको क्या दिख रहा है, आयरन। दूसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सेंट्रल मेटल एटम क्या दिख रहा है, कोबाल्ट। तीसरे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सेंट्रल मेटल एटम क्या दिख रहा है, कॉपर। और फोर्थ एग्जांपल जो मैंने लिया है उस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में सेंट्रल मेटल एटम क्या दिख रहा है, निकल। तो दीज ऑल मेटल्स बिलोंग्स टू द ट्रांजिशन सीरीज।
ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं ये सब के सब ट्रांजिशन मेटल हैं। तो कहने का मतलब एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहता है कि व्हाई डज द ट्रांजिशन मेटल हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए ट्रांजिशन मेटल का ही ज्यादा टेंडेंसी क्यों होता है, या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में मैक्सिमम मेटल जो होते हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल ही क्यों होते हैं। पहला पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि एस ब्लॉक के मेटल या फिर पी ब्लॉक में रहने वाले मेटल या फिर एफ ब्लॉक में रहने वाले मेटल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब मेटल कहीं भी रहे, एस ब्लॉक में रहे, पी ब्लॉक में रहे, एफ ब्लॉक में रहे, कहीं किसी भी ब्लॉक में रहे, वो तीनों ब्लॉक के मेटल्स भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन रेयरली करते हैं। लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो ये मोस्ट कॉमनली आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल्स देखेंगे तो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल में आपको ट्रांजिशन मेटल ही मिलेगा, और इक्का दुक्का मतलब रेयरली कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल्स मिलेंगे जहां वो एस या पी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक के मेटल्स होंगे। तो एग्जामिनर आपसे यही जानना चाहता है कि व्हाई द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज फॉर्म बाय द ट्रांजिशन मेटल, या व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आइए इस क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3 रीजन है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, और इसी 3 रीजन की वजह से ट्रांजिशन मेटल जो है वो मैक्सिमम नंबर में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाई चार्ज। ट्रांजिशन मेटल्स के पास ट्रांजिशन मेटल हाई चार्ज कंटेन करते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आप क्रोमियम ले लो, क्रोमियम मेटल को ले लो, तो क्रोमियम मेटल जो है वो +2, +1, +2, +3, +4, +5 इवन +6 जितना हाई चार्ज कंटेन कर रहा है। मैंगनीज के बारे में आप बात करोगे तो मैंगनीज +7 तक शो कर रहा है। आयरन के मेटल के बारे में अगर आप बात करोगे तो +2, +3, +4, +5, +6 चार्ज तक कंटेन कर रहा है। तो ये जो चार्ज का जो वैल्यू है स्टूडेंट, ट्रांजिशन मेटल जो चार्ज कंटेन कर रहा है वो चार्ज का वैल्यू हाई है, और इस हाई चार्ज होने के कारण से ट्रांजिशन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं कि हाई चार्ज होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि सेंट्रल मेटल एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज एंड लिगेंड कंटेन नेगेटिव चार्ज। सिंस ये दोनों अपोजिट चार्ज कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। और आप कुलाम्स लॉ अगर पढ़े होंगे तो कुलाम्स लॉ का पहला स्टेटमेंट है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट, सिंस ट्रांजिशन मेटल हाई चार्ज कंटेन करते हैं लाइक +6, +7 इवन की +8 भी वो कैरी करते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल हाई चार्ज कंटेन करते हैं। इस कारण से सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड की तरफ एफिनिटी ज्यादा होता है, और इस एफिनिटी की ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है, और बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी चाहत ज्यादा होने की वजह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने का टेंडेंसी ज्यादा हो जाता है। तो हाई चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा, एफिनिटी ज्यादा, बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी ज्यादा, और इसीलिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। कमिंग टू द सेकेंड रीजन स्टूडेंट, स्मॉल साइज। अब देखिए, आपको पता होगा पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, साइज छोटा होते जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बात तो हम लोग पढ़े हैं। खैर, जब साइज लेफ्ट से राइट जाने पर आपका डिक्रीज करते जा रहा है तो जो सबसे लेफ्ट में एस ब्लॉक के मेटल्स हैं उनका साइज तो बहुत बड़ा होगा। अब उसके बाद डी ब्लॉक रखे गए हैं, तो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में स्टूडेंट डी ब्लॉक के मेटल्स का साइज छोटा होता है। अब यहां से आप याद करो कुलाम्स लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट, और कुलाम्स का सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज।
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब क्या होता है स्टूडेंट, डी ब्लॉक के मेटल्स का साइज छोटा होता है। उस साइज छोटा होने के कारण से मेटल के, डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल के साइज छोटा होने के कारण से लिगेंड से अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और लिगेंड से अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण से लिगेंड के लिए एफिनिटी ज्यादा होता है, लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। और यही वजह है, यही रीजन है, यही लॉजिक है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने का टेंडेंसी भी ज्यादा है। तो ड्यू टू हाई चार्ज एंड ड्यू टू स्मॉल साइज द ट्रांजिशन मेटल शोज greater possibility या greater tendency to form the complex salt as compared to the metals of S, P और F block. पॉइंट नंबर 3 आते हैं स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स, मैंने अभी अभी आपको बताया कि लिगेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट करेगा जब सेंट्रल मेटल एटम के पास उस इलेक्ट्रॉन को, उस लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है। अरे इलेक्ट्रॉन रहता कहां है स्टूडेंट, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहता है। तो अगर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कैसे ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फुलफिल्ड ऑर्बिटल और द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट द वैकेंट ऑर्बिटल। मैं सिर्फ वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहा हूं। सिंस एस सब सेल में तो एक ही ऑर्बिटल है, पी सब सेल में 3 ही ऑर्बिटल हैं, लेकिन डी सब सेल में स्टूडेंट 5 ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिटल का नंबर बढ़ा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल मेटल एटम का लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा डोनर का डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तो बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, और बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो वही बात है स्टूडेंट, सिंस डी सबसेल्स के डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, इस कारण से लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। सो द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू विच द ट्रांजिशन मेटल shows the greater tendency to form the complex salt is presence of high charge, presence of a small size and presence of the vacant d orbital, and because of these 3 reasons the transition metal shows greater tendency to form the complex salt as compared to the metal of S block or P block or F block. तो ये स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी भी हम लोग का। Okay students, coming to the fourth property of the transition metal, and the transition metal also shows magnetic behavior, also exhibit magnetic behavior. ट्रांजिशन मेटल भी मैग्नेट के साथ इंटरैक्शन शो करते हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में या तो वो ट्रांजिशन मेटल या फिर उसके कंपाउंड अट्रैक्ट होते हैं या फिर रिपेल होते हैं। तो दो डिफरेंट तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा शो किया जाता है या एग्जिबिट किया जाता है। एंड दीज 2 डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर्स आर डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। मतलब ट्रांजिशन मेटल दे आर आइदर डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब ये डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिपेल हो जाते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके जस्ट अपोजिट, वैसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वीकली अट्रैक्ट होते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने वाले तो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। डिटेल्स आप फिजिक्स में मैग्नेटिज्म चैप्टर में आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। हम लोग को सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को याद रखना है, और आइडेंटिफिकेशन का तरीका, पहचानने का तरीका हम लोग को याद रखना है। तो स्टूडेंट, ट्रांजिशन मेटल 2 डिफरेंट तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये या तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिपेल हो जाएंगे या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिपेल हो जाएंगे तो हम उसे डायामैग्नेटिक कह देंगे, और अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वीकली अट्रैक्ट हो जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक कह देंगे। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन का दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट?
कि उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो सिंबल है, सिंबल को हम लोग म्यू पढ़ते हैं, म्यू, और म्यू का पूरा नाम है स्टूडेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो वैसे सब्सटेंस जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होगा, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। और वैसे सब्सटेंस जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, कोई वैल्यू होगा, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट को देखकर भी स्टूडेंट आप पहचान सकते हैं कि सब्सटेंस आपका डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। और कॉन्फ़िगरेशन को देखकर भी आप पहचान सकते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 है या फिर D10 है, तो इसका मतलब कि उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रिपेल होगा, और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक कहेंगे। लेकिन अगर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 के बीच का कोई भी वैल्यू होगा, तो या फिर D1 से लेकर D9 के बीच का कोई भी वैल्यू होगा, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो आप कहना कि सच टाइप ऑफ सब्सटेंस विल बी वीकली अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ external magnetic field and hence these substances are known as the paramagnetic। तो कॉन्फ़िगरेशन को देख लो या नेट मैग्नेटिक मोमेंट को देख लो तो डायामैग्नेटिक पहचान लोगे, कॉन्फ़िगरेशन को देख लो या नेट मैग्नेटिक मोमेंट को देख लो तो पैरामैग्नेटिज्म नेचर को पहचान लोगे। और इस तरीके से हम लोग ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलो इसी बात को हम लोग फिर से एग्जाम्पल, तो हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, 3D सीरीज का मैंने यहाँ पर जो मेटल है वो आयनिक फॉर्म में ले लिया है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। आपको ये बात मैंने कल ही बताया था स्टूडेंट कि स्कैंडियम जो है वो डाइवैलेंट स्टेज में, मतलब 2+ स्टेज में, +2 स्टेज में वो बहुत रेयरली से स्टेबल होता है, वो मोस्ट कॉमनली स्टेबल होता है +3 स्टेज में। इसीलिए स्कैंडियम में मैं 3+ लिखा हूं, ट्राइवैलेंट स्टेज लिखा हूं, लेकिन बाकी जितने भी लिखे हुए हैं फ्रॉम टाइटेनियम से लेकर जिंक तक ये सब 2+ हैं, डाइवैलेंट स्टेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको लिखना सिखा दिया है, तो स्कैंडियम 3+ का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो उसके D0 कन्फिगरेशन आएगा, टाइटेनियम 2+ में डाइवैलेंट स्टेज में D2 कन्फिगरेशन आएगा, वैनेडियम 2+ में D3 कन्फिगरेशन आएगा, क्रोमियम डाइवैलेंट स्टेज में D4 कन्फिगरेशन, मैंगनीज डाइवैलेंट स्टेज में D5 कन्फिगरेशन, आपका फेरस के फॉर्म में या आयरन डाइवैलेंट स्टेज में D6 कन्फिगरेशन, कोबाल्ट डाइवैलेंट स्टेज में D7 कन्फिगरेशन, निकल डाइवैलेंट स्टेज में D8 कन्फिगरेशन, कॉपर डाइवैलेंट स्टेज में D9 कन्फिगरेशन, और जिंक डाइवैलेंट स्टेज में या +2 स्टेट में आपका D10 कन्फिगरेशन। तो ये मैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहां पर लिख दिया हूं। और यहां पर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूंगा। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि द डी सबसेल कंटेन 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और कहता है कि इसका मतलब अगर स्कैंडियम 3+ की बात करें तो D0 है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो पेयर्ड अनपेयर्ड की बात ही कहां आ रही है, इसका मतलब इट कंटेन 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर कहता है D2, और अगर D2 की बात करें स्टूडेंट, मतलब डी सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। D3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल किए, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। कहता है D4 मतलब डी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी सबसेल के ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन क्या कैरी कर रहा है या प्रेजेंट है, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4। Mn2+ का D5 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद Fe2+ में D6 हो गया, मतलब डी सबसेल के डिफरेंट ऑर्बिटल्स में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, और फिर हम पेयरिंग करना शुरू कर दिए, तो 6। आपको सिर्फ पता लगाना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर। और अगर D7 के बारे में बात कर रहे हैं तो सभी ऑर्बिटल्स को आप फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 6 और ये 7, सो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर, 3। उसी तरीके से स्टूडेंट जब आप बाकी कैलकुलेट करेंगे तो D8 में 2 अनपेयर्ड रह जाएंगे, D9 में 1 अनपेयर्ड रह जाएगा, और D10 जाते जाते इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर स्टूडेंट डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पहचान सकते हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है या D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 2 बात को यार बिल्कुल समझ लो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है या फिर
D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसे सब्सटेंस को डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। देख लो D0 कॉन्फ़िगरेशन है या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, तो इस वैसे सब्सटेंस को हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे। देख लो यहां से D2 से लेकर यहां D9 तक है, टाइटेनियम 2+ से लेकर Cu2+ तक देख लो, D में कोई ना कोई वैल्यू दिख रहा है आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई वैल्यू दिख रहा है। इसका मतलब जितने भी रिमेनिंग है ये सारा का सारा पैरामैग्नेटिक है, ऑल आर पैरामैग्नेटिक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पैरा, आप स्टूडेंट पैरा नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप पूरा नाम लिखेंगे। मैग्नेटिक नेचर, आप चाहे तो एक कॉलम यहां बना के लिख लेना, मैग्नेटिक नेचर दैट इज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। एंड व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक? बिकॉज इट कंटेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम Zn2+ की बात करेंगे स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं D10 कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हैं एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो हम लोग यहां से कंक्लूसिव पॉइंट क्या निकाले? स्कैंडियम इन द ट्राइवैलेंट स्टेज एंड जिंक इन द डाइवैलेंट स्टेज are diamagnetic and except these all are paramagnetic। लेकिन कंडीशन है in the divalent stage। उसके बाद स्टूडेंट और आप बात समझेंगे। देखिए हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टाइटेनियम से या सीरीज के फर्स्ट हाफ में देखें, जैसे जैसे आप स्कैंडियम से मैंगनीज तक मूव कर रहे हैं, स्कैंडियम से मैंगनीज तक मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इसीलिए आप कहेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ते जाता है। लेकिन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम आयरन टू जिंक द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एंड हेंस वी कैन से द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर डिक्रीजिंग। मैंने क्या बोला? फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बढ़ते जाता है मैंगनीज तक क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है। सेकेंड हाफ ऑफ सीरीज में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर घटने लगता है। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घटने लगता है। और मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक कौन है? मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक आपका मैंगनीज है। क्यों है? बिकॉज इट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है स्टूडेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। मैंने यहां पर आयंस लिखा, इसमें स्कैंडियम ट्राइवैलेंट है, बाकी सब डाइवैलेंट है। इस आयनिक स्टेज में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर मैंने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर दिया और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर मैंने मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट कर दिया और इस मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर मैं कंक्लूसिव पॉइंट नेचर दैट इज पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ते जा रहा है और फिर घटते जा रहा है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। और अब मैं मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका है, फॉर्मूला है रूट अंडर या अंडर रूट n इंटू n+2 और यूनिट होगा बॉहर्स मैग्नेटॉन वेयर n इंडिकेट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना होगा स्टूडेंट, दैट इज रूट अंडर n इंटू n+2 और मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बॉहर्स मैग्नेटॉन। n जहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप यहां रखें और बाकी अपना कैलकुलेशन पे आप निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट यहां पर अगर टाइटेनियम देखो स्कैंडियम 3+ में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो n का वैल्यू 0, इसीलिए म्यू का वैल्यू भी जो आएगा, म्यू का जो वैल्यू आएगा यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट? वो 0 आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं टाइटेनियम 2+ में तो D2 कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो n का वैल्यू यहां पर 2 रखो तो 2 + 2 4 और 4 × 2 8, दैट इज ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका √8 बॉहर्स मैग्नेटॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहां पर आप 3 रखोगे तो 3 + 2 5 और 5 × 3 15, मतलब ये हो जाएगा √15 और ये हो जाएगा यूनिट आपका बॉहर्स मैग्नेटॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 + 2 6 और 6 × 4 24, तो ये हो जाएगा √24 बॉहर्स मैग्नेटॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो यहां 5 रखेंगे, 5 + 2 7, 7 × 5 दैट इज √35 बॉहर्स मैग्नेटॉन। और आप यहां से भी स्टूडेंट देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज की तरफ मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है और फिर लेटर ऑन सेकेंड हाफ ऑफ सीरीज का आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और ये कंक्लूसिव पॉइंट आप वहां से खुद भी देखेंगे स्टूडेंट कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज। और सेकेंड हाफ ऑफ सीरीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू घट रहा है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपका घटते चला जा रहा है। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक बिहेवियर ट्रांजिशन मेटल का पहचान गए कि वो डाया होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं या पैरामैग्नेटिक होते हैं। उनको पहचानने का तरीका और ये फ्लो चार्ट आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आयंस
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक मूवमेंट। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपका ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब ट्रांजिशन मेटल के फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ आ गए हैं और वो है कैटालाइटिक बिहेवियर। मतलब ट्रांजिशन मेटल जो है वो वेरियस केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड्स तो स्टूडेंट आप समझते होंगे, कंपाउंड्स बहुत तरह के आप यूज किए होंगे या रिएक्शन आप उसके याद किए होंगे स्टूडेंट। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है। देखो मैंने एक वर्ड बोला जनरली, और जनरली का मतलब यहाँ एक्सेप्शन होगा, मतलब बढ़ाता भी है तो घटाता भी है। इसीलिए मैं बढ़ाना और घटाना ना बोलकर स्टूडेंट मैं बोलूंगा चेंज करना। चेंज का मतलब दोनों होगा। तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को, मतलब रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर देता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को बदलकर। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस, मुझे पता है स्टूडेंट की एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो मैंने वर्ड बोला इससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। आप एक मिनट रुको, मैं उस टॉपिक पर भी अभी आऊंगा, बट अभी मैं जो कैटलिस्ट का डेफिनेशन बोल रहा हूं आप मेरी बातों पे फोकस करो। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। और जो कैटलिस्ट के फॉर्म में हम केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं तो वो कैटलिस्ट मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल्स ही होते हैं। तो एग्जामिनर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कैटलिस्ट, या व्हाई द कैटालिटिक बिहेवियर इज एग्जिबिटेड बाय मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। मैक्सिमम कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल ही क्यों होते हैं? आइए देखते हैं स्टूडेंट। पहले हम लोग कैटलिस्ट समझने के बाद पहले हम लोग ये समझते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स को नोट किया है और मैं वैसा ही एग्जांपल पे फोकस किया हूं जो आपके एग्जाम में पढ़ना है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां मैंने लिखा है आयरन मेटल। देखिए इस कंपाउंड में वैनेडियम मेटल है। इस कंपाउंड में देखिए आप यहां देखिए जो मेटल लिखा है वो है आपका प्लैटिनम, और यहां देखिए मैंने जो मेटल लिखा है वो या तो निकल होगा या तो पैलेडियम होगा या तो प्लैटिनम होगा। यहां देखिए स्टूडेंट जो मेटल है वो है आपका टाइटेनियम, और यहां देखिए जो मेटल है आपका कॉपर। तो जो भी एग्जांपल्स लिखे गए हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ट्रांजिशन मेटल को ही उठाकर रख दिया हूं, नहीं स्टूडेंट्स, मैक्सिमम एग्जांपल्स, मैक्सिमम कैटालिटिक बिहेवियर जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा या उनके कंपाउंड्स के द्वारा ही शो किया जाता है। जैसे अगर आप बात करेंगे आयरन, तो आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज होता है हैबर्स प्रोसेस में। हैबर्स प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो अमोनिया बनाने के लिए हम आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस है, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम डाइवैनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। पोस्टवाल्ट प्रोसेस नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए है, तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम लोग प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए, मतलब अल्कीन या अल्काइन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए, या अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट के फॉर्म में या तो निकल या तो पैलेडियम या तो प्लैटिनम यूज करते हैं। एग्जैक्टली स्टूडेंट, ये दोनों कंपाउंड के मिक्सचर को हम लोग जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। और जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है पॉलीमर्स में। तो पॉलीमर्स बनाने के लिए भी हम लोग कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स को ही यूज कर रहे हैं। और ये है स्टूडेंट आपका क्यूप्रिक क्लोराइड, और क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो डेकॉन्स प्रोसेस में यूज होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो क्लोरीन को बनाने के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हम जो यहाँ पर जो कंपाउंड्स या मेटल ले रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल हैं या फिर उन्हीं के कंपाउंड्स हैं जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है स्टूडेंट जो रिएक्शन के रेट को, स्पीड को चेंज
चेंज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करते हुए। तो कैटलिस्ट का डेफिनेशन समझने के बाद, एग्जांपल देखने के बाद अब हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ट्रांजिशन मेटल या उसके कंपाउंड ही कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। अरे मेटल तो एस, पी और एफ ब्लॉक में भी है, कंपाउंड तो एस, पी और एफ ब्लॉक के मेटल्स भी बनाते हैं, लेकिन अगर बात आया कैटलिस्ट की तरह काम करने का, कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करने का, तो ये मैक्सिमम जो है वो ट्रांजिशन मेटल भी होते हैं। तो एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाहता है स्टूडेंट कि व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट कैटालिटिक बिहेवियर और कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो आइए इस क्वेश्चन का ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग रीजन को समझते हैं, हम लोग लॉजिक को समझते हैं कि आखिर ट्रांजिशन मेटल या उसके कंपाउंड कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं। इस बात को समझने के लिए, रीजन को समझने के लिए हम हैबर्स प्रोसेस को कंसीडर कर रहे हैं, जो हमें अमोनिया के फॉर्मेशन को बताता है। अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स लेते हैं वो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन। तो बात आया कि इस हैबर्स प्रोसेस में, इस अमोनिया के बनाने के प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट की तरह या आयरन को कैटलिस्ट के रूप में या कैटलिस्ट क्यों यूज किया गया। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन नेचर वाइज इनर्ट होता है, मतलब वेरी लेस रिएक्टिव होता है, और वेरी लेस रिएक्टिव या इनर्ट नेचर होने के पीछे रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन होने के कारण से एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड रहता है, और नाइट्रोजन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो नाइट्रोजन को फ्री करवाने के लिए हम लोग को इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना होगा, और 3 बॉन्ड्स को डिसोसिएट करने के लिए हम लोग को हाई एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नेचर, एंड बिकॉज ऑफ इनर्ट नेचर ऑफ नाइट्रोजन वी हैव टू यूज द कैटलिस्ट आयरन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर और सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अब स्टूडेंट अब इस बात को आप समझेंगे कि हैबर्स प्रोसेस के बाद कि कैटलिस्ट की तरह क्यों यूज करते हैं, वो तो मैंने एग्जांपल के फॉर्म में आपको हैबर्स प्रोसेस लिया। इस बात को समझाने के लिए स्टूडेंट, इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 रीजन लिखा है कि ये मेनली 3 रीजन की वजह से, 3 इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल या फिर उसके कंपाउंड जो होते हैं वो आपके कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। पहला रीजन क्या है, ट्रांजिशन मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। फिर से मैं पहले रीजन सुन लो स्टूडेंट, फिर रीजन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसीलिए कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ट्रांजिशन मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ट्रांजिशन मेटल के पास एडजॉर्ब करने का कैपेसिटी, मैं एडजॉर्ब नहीं बोल रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्ब एंड एडजॉर्ब। और ये डिफरेंस क्या स्टूडेंट हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल आप ये याद रखना, ADSOR के बाद P लिखा हुआ है, P अल्फाबेट P लिखा हुआ है, नॉट B नहीं है, P है। हाँ, तो ट्रांजिशन मेटल के पास गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, और इसी 3 रीजन की वजह से ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट की तरह फंक्शन करते हैं या बिहेव करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आइए स्टूडेंट हम लोग एक ग्राफ कंसीडर करते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण से ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह क्यों काम करने लगते हैं। तो इस ग्राफ को जो मैंने बनाया स्टूडेंट, मैं 2 एक्सिस कंसीडर किया हूं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिया हूं और एक्स एक्सिस पे मैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिया हूं कि रिएक्शन जब जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है तो क्या चेंज हो रहा है। द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है और पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है, और मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का कुछ मैग्नीट्यूड लिया हुआ हूं, दैट इज 20 किलो जूल, 40 किलो जूल, 80 किलो जूल एंड 120 किलो जूल।
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अपने पास कुछ न कुछ एनर्जी होता है स्टूडेंट, कुछ न कुछ एनर्जी होता है। लेट अस कंसीडर कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास 20 किलो जूल का एनर्जी है। स्टूडेंट जैसा कि देख सकते हैं, मैं नाइट्रोजन को एक ब्लू कलर का सर्कल से दिखाया हूं और हाइड्रोजन को मैं ब्लैक कलर का सर्कल से दिखाया हूं, और यहां पर मैं उसी बबल्स को, उसी सर्कल को मैं यहां पर दिखा दिया हूं। ये रहा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वन ऑफ देम इज द हाइड्रोजन एंड अदर वन इज द नाइट्रोजन। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है स्टूडेंट? अभी 20 किलो जूल एनर्जी है। इस स्टेज के बाद, इस पीक के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगता है। तो जब इस पीक को आप मैच करोगे वाई एक्सिस से, तो आप खुद देखेंगे कि 120 किलो जूल का टोटल रिक्वायरमेंट है। 120 किलो जूल का टोटल रिक्वायरमेंट है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट required that reactant molecule should contain to get converted into product। reactant molecule का product molecule में convert होने के लिए टोटल जितना एनर्जी होना चाहिए वो एनर्जी कहलाता है स्टूडेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं ईटी सिंबल से दिखा दे रहा हूं, ईटी सिंबल से दिखा दे रहा हूं। अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कितना एनर्जी है? 20 किलो जूल का एनर्जी है। तो क्या इस 20 किलो जूल के कारण से, 20 किलो जूल एनर्जी से क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट 120 किलो जूल का है। तो टोटल होना चाहिए 120 किलो जूल और है इसके पास ओनली 20 किलो जूल। तो बताइए स्टूडेंट कि एक्स्ट्रा कितना एनर्जी का और रिक्वायरमेंट है? तो 120 माइनस 20। तो ये जो स्केल जो यहां से है स्टूडेंट, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के लिए, नाउ दिस एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द reactant molecule to get converted into product is known as the activation energy। जो कैटलिस्ट होते हैं वो इसी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर देते हैं और इस तरीके से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं स्टूडेंट। तो अब ये कैसे चेंज करेगा कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करेगा? आइए इस बात को समझते हैं। होता ये है स्टूडेंट कि ट्रांजिशन मेटल के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वेरिएबल वैलेंसी होता है। वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण से ये ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने यहां पर एक डायग्राम के फॉर्म में एम इंडिकेट ट्रांजिशन मेटल, और यहां जो मैंने अल्फाबेट्स ए बी लिखा हुआ स्टूडेंट वो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ए बी। तो ट्रांजिशन मेटल के पास देखिए ये सब मैंने वैलेंसी को दिखाया है और वैलेंसी को दिखाया है। तो ट्रांजिशन मेटल के पास वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण से वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो जब ट्रांजिशन मेटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो ट्रांजिशन मेटल उस समय एनर्जी रिलीज करता है और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेने के कारण से अब वो कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाते हैं और इस तरीके से कैटलिस्ट जो है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ट्रांजिशन मेटल के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी होता है। वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण से ये ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ जाते हैं और एनर्जी रिलीज कर देते हैं। वो एनर्जी को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में मान लेते हैं स्टूडेंट कि जब ट्रांजिशन मेटल बॉन्ड बनाया और एनर्जी रिलीज किया और उस एनर्जी को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिए, तो अब इस केस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ गया। लेट अस कंसीडर, मान लो कि यहां पर एनर्जी इसका 100 किलो जूल एनर्जी हो गया होगा। तो अब जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो कम हो गया। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू है, अब तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो गया और अब उसका पाथ भी चेंज कर जाएगा। और अब जो उसका पाथ चेंज करेगा उसमें एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो कम होगा। और फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जैसे ही कम हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, आपस में कंबाइन कर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैटलिस्ट क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस
जो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के स्पीड को, रेट को बदल देता है एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके, और ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण से कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसी के कारण से वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। उस एनर्जी को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, उस एनर्जी को जो ट्रांजिशन मेटल रिलीज किया है उस एनर्जी को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं, आपस में कंबाइन करके और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो जब ट्रांजिशन मेटल एनर्जी को रिलीज करता है तो अब फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपका कम हो जाता है, और एनर्जी बैरियर कम होने के कारण से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और इस तरीके से कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बदलकर रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दिया और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प किया। तो एक्टिवेशन एनर्जी को अगर बढ़ा देता तो एनर्जी बैरियर बढ़ जाता, तो रिएक्शन का स्पीड कम हो जाता। एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया तो एनर्जी बैरियर घट गया, तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, आपस में कंबाइन करने लगेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी करेंगे स्टूडेंट। तो इस तरीके से ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। इसको एक ऐसे एग्जांपल से समझो स्टूडेंट, जैसे मान लो अभी आपके एग्जाम में 30 या 40 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स है। अगर आपका नोटिस निकल जाए कि पासिंग मार्क्स 90 मार्क्स है, तो अब तो पासिंग मार्क्स ज्यादा हो गया, तो बहुत कम स्टूडेंट्स उस पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर पाएंगे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट फेल कर जाएंगे, अगले क्लास में प्रमोट नहीं हो पाएंगे, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर उसी पासिंग मार्क्स को घटाकर 40 से 20 कर दिया जाए तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट 20 से ज्यादा मार्क्स लाने लगेंगे। तो अब एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हो गया, पासिंग मार्क्स कम हो गया, एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अब उस पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर अगले क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो यही काम करता है स्टूडेंट कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है और रिएक्शन के स्पीड को बदल देता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया तो रिएक्शन का स्पीड घटेगा, और एक्टिवेशन एनर्जी को अगर घटा दिया तब आपका रिएक्शन का स्पीड बढ़ेगा। तो इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण से ट्रांजिशन मेटल जो है वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। और पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ट्रांजिशन मेटल जो है जब पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, एक पॉइंट यहां से सुनो, सॉलिड के कंपेयर में जब ट्रांजिशन मेटल पाउडर्ड फॉर्म में रहते हैं तो उनका कैटालाइटिक एक्टिविटी बढ़ जाता है। फिर से सुनो स्टूडेंट, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। मान लो ट्रांजिशन मेटल जो है ये सॉलिड फॉर्म में है, और यही ट्रांजिशन मेटल को मैंने क्रश करके पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो पहले के कंपैरिजन में जब पाउडर फॉर्म में आया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण से देखो स्टूडेंट इसका फ्री वैलेंसी का नंबर बढ़ गया, और फ्री वैलेंसी का नंबर बढ़ गया तो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी बढ़ेगा, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जुड़ने का टेंडेंसी बढ़ेगा। और जब जितना ज्यादा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास आएंगे और जल्दी से जल्दी आपका प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। तो सॉलिड के कंपैरिजन में जब कैटलिस्ट पाउडर फॉर्म में होते हैं उस समय उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण से एक्टिव सेंटर या फ्री वैलेंसी ज्यादा होता है, और इस तरीके से उनका कैटालाइटिक बिहेवियर बढ़ जाता है। तो मैंने आपको बताया कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया कैटलिस्ट के एग्जांपल्स डिफरेंट प्रोसेस में क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, और क्यों ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, और उसका मैकेनिज्म और ग्राफ मैंने आपको समझा दिया स्टूडेंट। तो सफिशिएंट है, और मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बता दिया। अब ये आप पर डिपेंड करता है, अभी भी नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करो और वापस से देखो, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर। तो स्टूडेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो किया था, क्योंकि NH सेल और N-1 NH सेल दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए थे। कलर क्यों शो किया, DD ट्रांजिशन की वजह से। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन क्यों किया, हाई चार्ज, स्मॉल साइज और प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा शो किया, मतलब डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। फर्स्ट हाफ में पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ते जाता है और सेकंड हाफ में पैरामैग्नेटिक नेचर घटते जाता है। यही ऑर्डर मैग्नेटिक मोमेंट का होता है, और उसके पीछे रीजन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ता है और बाद में
घटता है। कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव किया? क्योंकि उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और गुड एडसॉर्प्शन कैपेसिटी होता है। और एलॉयज का फॉर्मेशन क्यों किया? क्योंकि साइज सिमिलर होते हैं और लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो स्टूडेंट ये था हम लोग का आज का डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर हम लोग का बचा हुआ है, जो कल हम लोग KMnO4 और K2Cr2O7 ये दो कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का कल जो है तो लास्ट लेक्चर होगा ट्रांजिशन मेटल के लिए। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब ट्रांजिशन मेटल के लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी पर आ गए और वो है फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज। मतलब ट्रांजिशन मेटल जो है वो एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आता है स्टूडेंट कि व्हाट आर एलॉयज, एलॉयज क्या होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया है, होमोजीनस मिक्सचर। मिक्सचर है लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस, मतलब मिलाए गए कंपोनेंट्स का फिजिकल स्टेट क्या होगा? सेम होगा। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को आप मिला रहे हैं और मिलाने के बाद उन सभी कंपोनेंट्स का फिजिकल स्टेट एक जैसा होगा तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग स्टूडेंट होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। और इस होमोजीनस मिक्सचर को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको डिफरेंट मेटल चाहिए। तो जब टू और मोर देन टू मेटल्स को मिलाकर कंबाइन करके आप होमोजीनस मिक्सचर तैयार करते हैं, तो नाउ दिस होमोजीनस मिक्सचर व्हिच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स आर नोन एज द एलॉयज। एलॉयज को समझने के बाद स्टूडेंट एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द ट्रांजिशन मेटल हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म द एलॉयज। तो पहले हम लोग कुछ एलॉयज का एग्जांपल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो भी मैंने एग्जांपल लिखा है उसमें टू या मोर देन टू मेटल्स को मैंने यूज किया है। जब कॉपर और जिंक को आप आपस में कंबाइन करते हैं और होमोजीनस मिक्सचर तैयार करते हैं, मतलब एलॉयज तैयार करते हैं, तो कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनने वाला एलॉयज का नाम है ब्रास। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि द एलॉय ब्रास इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, या द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स ऑफ द एलॉय ब्रास इज। कॉपर और टिन को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो जो एलॉयज बनता है वो ब्रॉन्ज है। कॉपर, जिंक और टिन को जब हम आपस में कंबाइन करके और होमोजीनस मिक्सचर या एलॉयज बनाते हैं उसका नाम है गन मेटल। कॉपर, जिंक और निकल को जब हम आपस में कंबाइन करके होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं तो उस एलॉय का नाम है जर्मन सिल्वर। निकल, क्रोमियम और आयरन को जब हम आपस में कंबाइन करके एलॉयज बनाते हैं तो वो है निक्रॉन। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट को जब हम आपस में कंबाइन करके होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं तो वो एलॉय कहलाता है एल्निको। और आप देखेंगे स्टूडेंट कि मैक्सिमम मेटल जो मैंने यूज किया है एलॉयज बनाने के लिए वो आपका ट्रांजिशन मेटल है। तो बात आया कि व्हाई द ट्रांजिशन मेटल हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म द एलॉयज। एस ब्लॉक के मेटल, पी ब्लॉक के मेटल और एफ ब्लॉक के मेटल के कंपैरिजन में ट्रांजिशन मेटल का ही एलॉय बनाने का टेंडेंसी क्यों ज्यादा होता है, और उसके पीछे रीजन है स्टूडेंट। यही दो रीजन एग्जाम में आपको लिखना है एग्जाम्पल के साथ कि ट्रांजिशन मेटल्स का साइज लगभग सेम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जहां मैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, वहां मैं बताया था कि आयरन, कोबाल्ट और निकल ये तीनों मेटल का साइज जो है वो सेम होता है। और इसके पीछे मैंने रीजन बताया था कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में पेयरिंग होना शुरू हो जाता है और इस डी ऑर्बिटल के पेयरिंग होने के कारण से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है और इसीलिए आयरन, कोबाल्ट और निकल का साइज लगभग सेम होता है। सिर्फ इसी का नहीं स्टूडेंट, अगर आप बाकी भी कंपैरिजन करेंगे सीरीज में तो जो साइज का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। साइज का डिफरेंस या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। सेम साइज ना बोल के स्टूडेंट आप सिमिलर बोलो, क्योंकि सेम का मतलब हो गया एग्जैक्टली सेम वैल्यू, लेकिन सिमिलर का मतलब है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो ट्रांजिशन मेटल का साइज सेम होता है, सिमिलर होता है। और दूसरा, ट्रांजिशन मेटल नेचर वाइज लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड दोनों फॉर्मेशन करते हैं। तो जब दो दो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाइंड हो जाता है, बंध जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है किसी और के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो उसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल का रिएक्टिविटी कम होने की वजह से और साइज ऑलमोस्ट सेम या फिर सिमिलर होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल जो है वो एलॉयज का फॉर्मेशन करते हैं।
छोटा सा एग्जांपल से, डायग्राम से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट, मैं आयरन मेटल का क्रिस्टल तैयार कर रहा हूं। आयरन को कंबाइन करके मैं एक मेटल क्रिस्टल तैयार कर रहा हूं। देखिए, ये जितना भी मैं ले रहा हूं, ये सब का सब आपका आयरन का मेटल है। ये सब का सब आयरन मेटल एटम है जो आपके डायग्राम में यहां दिख रहा है। ध्यान से आप समझेंगे स्टूडेंट, ये जो मैं बना रहा हूं, ये आयरन का क्रिस्टल बना रहा हूं। ये आयरन का क्रिस्टल बना रहा हूं स्टूडेंट, ये आयरन का क्रिस्टल बना रहा हूं। ये जो बना, ये आयरन मेटल क्रिस्टल है। आयरन मेटल क्रिस्टल है, आयरन मेटल एटम का क्रिस्टल है। क्रिस्टल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना। अब क्या हुआ, जब ये मेटल क्रिस्टल एयर, लाइट, वाटर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो ये कॉरोड होना शुरू हो गया, जंग लगना शुरू हो गया, और जंग लगने के कारण से डिजेनरेट होने लगा, डिस्ट्रॉय होने लगा, और इस कारण से हमारा मेटल क्रिस्टल बर्बाद होने लगा। और इसकी वजह से हम जो इस आयरन की हेल्प से जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम लोग जो बनाए हैं, चाहे सीलिंग बना रहे हैं, चाहे विंडो पैनल बना रहे हैं, या ग्रिल बना रहे हैं, डोर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो आपका डिस्ट्रॉय होते चला जा रहा है। तो अब क्या है, हमको कॉरोजन से बचाना है, लेकिन आयरन जो है वो एयर, वाटर, मॉइस्चर, लाइट से तो रिएक्ट कर जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये एयर, वाटर, मॉइस्चर, लाइट से रिएक्ट नहीं करे। तो हम इसमें से क्या करेंगे स्टूडेंट, कि आयरन मेटल एटम को हटाएंगे। आयरन मेटल एटम को हटाकर हम उसमें वही साइज का, सेम साइज का हम लोग वहां पर मेटल को प्लेस करेंगे। तो हम कौन सा मेटल को प्लेस कर रहे हैं, आइदर कोबाल्ट या फिर निकल। तो हम क्या किए, जहां जहां से कोरोड हो गया था वहां वहां हम यहाँ पर कोबाल्ट या निकल का मेटल यूज करेंगे। अब इससे क्या हुआ स्टूडेंट, इससे ये हुआ कि जब आप कोबाल्ट और निकल यूज किए तो वो सेम साइज होने के कारण से कोबाल्ट और निकल इस मेटल क्रिस्टल में इजिली फिट हो गया, और इसके सिमेट्रिसिटी पर, शेप पर कोई ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आया, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं आया, और फिर इसका रिएक्टिव नेचर भी कम हो गया है। अब इसमें कोबाल्ट मिक्स हो गया है, तो अब इसका कोरोड होने का टेंडेंसी, जंग लगने का टेंडेंसी अब कम हो गया है, और हमारे लिए ये ज्यादा यूजफुल हो गया है। तो एलॉयज हम लोग क्यों बनाए हैं, अपने यूज के लिए बनाए हैं, उसके कॉरोजन के नेचर को कम करने के लिए, या उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट। तो सेम साइज था, इसीलिए हम यहाँ पर एलॉयज का फॉर्मेशन कर सके। सेम साइज था आयरन, कोबाल्ट और निकल का, इसीलिए आयरन को हटाकर हम कोबाल्ट और निकल को प्लेस कर सकें, और इस तरीके से मेटल्स को कंबाइन करके जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो एलॉयज कहलाता है स्टूडेंट। तो सेम साइज, सिमिलर साइज होने की वजह से और लेस रिएक्टिव नेचर होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल को हम लोग एलॉयज की तरह यूज कर सकते हैं। और ये रहा एलॉयज का एग्जांपल। और स्टूडेंट, जैसे ही आपको मालूम चलेगा कि एलॉयज बन गया है, तो एलॉयज बनाने का फायदा क्या है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रेशर को टॉलरेट करने का क्षमता जो है वो बढ़ गया, उसका डेंसिटी बढ़ गया, उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ गया, मतलब उसका प्रॉपर्टी इनहैंस हो गया है, आपका प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो गया है, और हमारे लिए वो ज्यादा यूजफुल हो गया है। तो मैंने सारे के सारे 6 प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस कर दिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैग्नेटिक बिहेवियर, कैटलिस्ट एंड एलॉयज। मैं जल्दी से इसको 6 पॉइंट को स्टूडेंट जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूं।